नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। हमारे कहानी के 3 कैरेक्टर हैं, गुरप्रीत, माधो एंड टीना। ये तीनों बच्चे एक गांव से गुजर रहे थे जहां उन्होंने एक फार्मर को देखा जो अपने खेतों में काम कर रहा था। फार्मर ने उसको बताया कि वह गेहूं की फसल बो रहा है और उसने जस्ट अभी उसमें मैन्योर ऐड किया है। मैन्योर मीन्स नेचुरल खाद, ऑर्गेनिक खाद, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। उस किसान ने बच्चों को बताया कि अगर वह अपने गेहूं को मंडी में बेचेगा तो उससे उसको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। और मंडी से वो गेहूं जाएगा फैक्ट्रीज में, जहां आटे से गेहूं को पीसकर आटा बनेगा। आटे से ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाए जाएंगे। हम लोग जो अपने घरों में बिस्किट्स खाते हैं या ब्रेड खाते हैं वो बनती है आटे से, और आटा बनता है गेहूं से। गेहूं आता है खेतों से, इसको किसान बोता है। दोस्तों, हमने देखा कि गेहूं को, वीट को फार्म से ले जाया गया फैक्ट्री तक, और इस प्रोसेस में 3 तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम तीनों एक्टिविटीज क्या है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमारा एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज है। इस केस में, हमारे वाले केस में, किसान ने गेहूं बोया, गेहूं उगाया, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। हमारे केस में जैसे बिस्किट का प्रोडक्शन किया या फिर ब्रेड बनाया फैक्ट्री में, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज। अब टर्शियरी एक्टिविटीज क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे हमारे इस केस में किसान ने अपना गेहूं मंडी में किसी व्यापारी को बेचा, तो व्यापारी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टर्शियरी एक्टिविटीज है। फर्दर व्यापारी ने वो अपने गेहूं को एक फैक्ट्री में बेचा, तो यहाँ पर भी सर्विस इन्वॉल्व है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सर्विस। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। दोस्तों, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। तो हम कह सकते हैं कृषि या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है फ्रूट को उगाना, वेजिटेबल्स या क्रॉप्स या पशुपालन, ये सब मिला के एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो अराउंड 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और अगर हम भारत में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 2/3 एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? एक तो टोपोग्राफी फेवरेबल होनी चाहिए और क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी हैं एग्रीकल्चर के लिए। और जिस लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता है तो उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड, कृषि योग्य जमीन, ठीक है। अगर हम मैप में बात करें, वर्ल्ड के मैप में, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हम खेती कर सकते हैं, हर जगह पे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं। तो जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो वहीं एग्रीकल्चर हमारा हो सकता है या इजीली हो सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में पूरा का जो लैंड, पूरे का पूरा लैंड है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। कुछ पोर्शंस को हम निकाल दिए, जैसे ये हमारा रेगिस्तान का जो रीजन है राजस्थान का, ठीक है, थार मरुस्थल, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। जो हमारा जो हिमालयन रीजन्स है, यहाँ की रफ टोपोग्राफी है और क्लाइमेट भी बहुत हार्श है, तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। अगर हम रशिया में देखें, जो एशियन पार्ट है, साइबेरिया का पार्ट है, या जो आर्कटिक ओशियन से कनेक्टेड पार्ट है, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है और इस वजह से यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। लाइकवाइज हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्र तट वाला जो रीजन है वही एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। जो इंटरनल रीजन है वहाँ पे डेजर्ट है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। लाइकवाइज अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है,
यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही है। और जैसे हम कनाडा में देखें या यूरोप में देखें, जो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, जो आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है या पोलर रीजन को कनेक्ट करता है, तो वो भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है वहाँ पे टोपोग्राफी और क्लाइमेट सूटेबल है, एग्रीकल्चर वहीं इजीली हो पाता है। तो कुछ हम एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं जरा। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। पशुपालन और कृषि योग्य खेती पर कुछ उगाना, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और सेरिकल्चर क्या है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स को कमर्शियल यूज के लिए रेज करना, रियर करना, पालना, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। अब पिसिकल्चर क्या है? पिसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। टैंक्स और पॉन्ड्स में मछली पालन करना, उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। विटिकल्चर ग्रेप्स का कल्टीवेशन, अंगूरों का कल्टीवेशन। और हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, हो गया हॉर्टिकल्चर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फार्म सिस्टम्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, सीड्स मीन्स बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी एंड लेबर। फार्म में अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें फर्टिलाइजर चाहिए, मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए और लेबर चाहिए। देखिए हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो किसान है, खेती कर रहा है, इसको इनपुट के लिए सीड की आवश्यकता है, सीड्स चाहिए इसको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए या मैन्योर्स चाहिए। ठीक है, वो कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे इसमें। क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे? जैसे प्लोइंग करेगा खेत को पहले, फिर उसमें बीज बोएगा, फिर स्प्रे करेगा इंसेक्टिसाइड्स का, या फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर इनका केमिकल फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करेगा। उसके बाद में हार्वेस्टिंग होगी और हार्वेस्टिंग के बाद में फाइनल क्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ये इनपुट चाहिए। और फिजिकल इनपुट्स क्या चाहिए? रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। अगर धरती का अगर स्लोप ज़्यादा है तो वहाँ पर भी खेती इजीली नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा उसे स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। ये सब इनपुट्स चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। वीडिंग मीन्स जो भी खरपतवार है उसको निकालना। ठीक है, द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम देखते हैं। फार्मिंग इज अ practice in various ways across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, just a minute, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, डिमांड कैसी है वहाँ पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से ही पूरा मार्केट गवर्न होता है। लेबर की अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है। तो इन सब बेसिस पे हम फार्मिंग को डिवाइड कर सकते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है। ठीक है, और जो हाउस होल्ड लेबर है हम उसी का यूज करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बहुत छोटा होता है और इस पे फैमिली मेंबर्स ही खेती करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम या ना के बराबर होता है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence. Intensive subsistence क्या होता है? The farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अगर क्लाइमेट अच्छा हो और फर्टाइल लैंड हो तो एक से ज़्यादा फसलें उस लैंड पर उगाई जा सकती हैं। राइस इज द मेन क्रॉप।
ठीक है, राइस एक मेन क्रॉप है, लेकिन इसके साथ साथ वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये भी उगाया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है, जैसे साउथर्न एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब रीजन्स हैं, या ईस्टर्न एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। अब दूसरी बात करते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रीमिटिव मीन्स पुराने तरीके का, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो हम समझ ही गए, इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम इंडिया में जैसे जूम के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। और नोमैडिक हर्डिंग्स, जो मतलब खाना बदोश हैं, वो अपने जानवरों को चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसमें। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, जहाँ पे फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल रीजन है अफ्रीका का, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। एक जंगल में किसी एरिया में पेड़ों को काट दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है, और लैंड क्लियर हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। तो उस खेत में हम एग्रीकल्चर करते हैं, और जो हमने पेड़ पौधों को जला दिया या काट दिया था, उनको हम खेती वाली जमीन में ही मिक्स कर देते हैं, जिससे इसको ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता रहता है। ठीक है, इससे हम कौन कौन सी फसल बोते हैं? मेज, याम, पटेटोज एंड कसावा। लेकिन कुछ समय खेती करने के बाद में उस जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरी जगह वहाँ पे जाके फिर खेत जंगलों को काट के खेती करते हैं। तो इसलिए इस कल्टीवेशन को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको जूमिंग के नाम से जाना है, झूम बोलते हैं या जूम बोलते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका, एंड मलेशिया में लैडेंग। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग की। जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है, जैसे हमारा सहारा डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया है, और इंडिया का जो हमारा रेगिस्तान वाला जो पार्ट है, थार डेजर्ट है, या जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो इन केस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। हर्ड्समैन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ में, पानी के और चारे की खोज में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे जानवरों को पानी और चारा नहीं मिलता है, तो उसकी चारे और पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तो जो ये जानवरों को पालते हैं, जैसे ऊँट है, शीप है, याक है, गोट है, तो इन सब से इनको मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स मीन्स स्किन, ये सब मिलता है, और जिससे इनकी फैमिली का पालन पोषण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग की। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता था? अपने परिवार के भरण पोषण तक ही लिमिटेड थे। ठीक है, उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि उसको मार्केट में बेच सके। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग का पर्पज होता है कि जो भी हमारी फसल है, हमारी उपज है, उसको हम मार्केट में बेचें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड था वो बहुत छोटा था, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होता है और इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होती है। हम मशीन्स का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और हाइब्रिड वेराइटीज यूज करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, प्लांटेशन भी होता है और एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, wheat और maize are most commonly grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. North America, यूरोप और एशिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पे ये नॉर्मली प्रैक्टिस की जाती है।
These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. इन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, फार्म बड़े हैं और विंटर सीजन होता है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा क्रॉप नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉप करते हैं, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। मीन्स यहाँ पे फूड और फॉडर भी उगाया जाता है और जानवरों को भी पाला जाता है। तो इस तरह की फार्मिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं प्लांटेशंस की। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ठीक है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। बहुत बड़ी संख्या में लेबर की भी रिक्वायरमेंट है और कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर दिस फार्मिंग। ठीक है, मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात होगी प्लांटेशन की। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। द लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। मतलब फूड रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होती ही है, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल भी मिलता है। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। जो इंडिया में टी एंड कॉफी उगाई जाती है वो इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप है। तो राइस की बात करते हैं तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबका ज़्यादातर लोगों का स्टेपल फूड है राइस। ठीक है, मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। जैसे कि हमारा जो अफ्रीकन रीजन्स है, डेजर्ट रीजन है, वहाँ तो राइस नहीं हो सकता है, तो वहाँ के लोगों को छोड़ के बाकी रीजन्स में ज़्यादातर लोगों का स्टेपल फूड राइस है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हाई टेम्परेचर चाहिए और उसको ज़्यादा रेनफॉल भी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में ये अच्छे से हो पाता है, जो सॉइल वाटर को रिटेन कर सके। अब राइस के प्रोडक्शन में चाइना लीड करता है और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है, उसके बाद में जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। ठीक है, इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन। क्योंकि बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में बारिश अच्छी होती है, एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ पे 2 से 3 बार साल में राइस उगाया जाता है। अब बात करें वीट की। वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। बट हार्वेस्ट सीजन में उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में ये कंडीशन सूटेबल इंडिया में पाई जाती हैं, तो वीट का प्रोडक्शन भी इंडिया में अच्छा होता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स। जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था हो, लोमी सॉइल वहाँ पे होता है। तो वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में ये विंटर सीजन में होता है। अब बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स क्या है? कोर्स ग्रेन्स, जो मोटे अनाज हैं, हम उसको मिलेट्स बोलते हैं। और इनको उगाने के लिए लैंड बहुत फर्टाइल होने की जरूरत नहीं है, ये सैंडी सॉइल में भी होता है। और इसके लिए रेनफॉल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे कम रेनफॉल होता है ये वहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मिलेट्स हैं। ठीक है, तो और जो जहाँ ये हमारे जो रीजन्स हैं, जैसे नाइजीरिया है, चाइना का कुछ रीजन है, या नाइजर का रीजन है, यहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पर भी मिलेट्स उगाए जाते हैं। अब बात करें मेज़ की। मेज़ यानी मक्का। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए, और बहुत धूप चाहिए, सनशाइन चाहिए अच्छी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में मेज़ उगाया जाता है। ठीक है, मेज़ मतलब इंसानों के खाने के लिए भी होता है और जानवरों के खाने के लिए भी यूज करते हैं।
अब कॉटन की बात करें तो कॉटन को लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, रेनफॉल लाइट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए इसको। और ब्लैक कॉटन सॉइल, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी हो, उस सॉइल में कॉटन अच्छे से ग्रो करता है। तो जो हमारे जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा है। तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और जो इजिप्ट की जो गीजा कॉटन है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए मेजर रॉ मटेरियल भी है ये। अब बात करते हैं जूट की। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन फाइबर बेसिकली जूट के लिए बहुत ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत है और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। तो ये ह्यूमिड और हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की कंडीशन ईस्टर्न इंडिया में, जो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का रीजन है या बांग्लादेश का रीजन है, वहाँ पे मिलती हैं। तो जूट के प्रोडक्शन में बांग्लादेश लीड करता है, फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश ही इसकी लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं जूट के। अब कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और हिल स्लोप्स पे ये अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, ठीक है। अब टी की बात करें, टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। कूल क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल चाहिए, ठीक है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, और ये स्लोप्स पे अच्छे से उगाई जाती है क्योंकि इसको छाया भी चाहिए होती है, इसलिए स्लोप्स पे उगाया जाता है। और बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो लेबर सस्ता अवेलेबल है हमारे इंडिया में या फिर कीनिया में या चाइना में, श्रीलंका में। इसी वजह से ये रीजन्स चाय के और लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। अब बात करें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में फूड रिक्वायरमेंट है, या हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है? इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाया जाए, लेकिन एरिया तो एक लिमिटेड है। नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कितनी फसलें एक साल में उगाई जाती हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, सब्सिस्टेंस कल्चर होता है, वहाँ पे लेबर का यूज होता है, मकैनाइजेशन नहीं है फॉर्म्स का, तो मशीनरी यूज करके भी हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और फूड सिक्योरिटी लाना है ताकि हर एक इंसान को खाना मिल सके, ठीक है। एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया में, लाइक इंडिया, तो वहाँ पे अभी भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। रीजन बीइंग के यहाँ पे लार्ज फार्म होल्डिंग्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है डेवलप्ड नेशंस में, और हमारे इंडिया में और अदर डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि मशीनें खरीद सकें, तो यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है, ठीक है। अब हम केस स्टडी देखेंगे इंडिया में और यूएसए में, जिसके बेसिस पे हम एग्रीकल्चर का थोड़ा अध्ययन करेंगे डेवलपिंग नेशंस में और डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे हमारे फॉर्म की बात, इंडिया के फॉर्म्स की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारा एक कोई फार्मर है, से मुन्ना नायर, उसके पास में 1.5 हेक्टेयर लैंड है, तो ठीक है। तो उसके पास में जो लैंड है, लैंड बहुत छोटा है, इसमें मशीनरी का यूज नहीं हो सकता है, उसके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो मार्केट से कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ या फर्टिलाइजर्स परचेज कर सके। कभी कभार वो परचेज भी करता है, ठीक है, बट लैंड बहुत फर्टाइल है और साल में कम से कम 2 क्रॉप हो सकती हैं वहाँ पे, जैसे वीट और राइस होती है, ठीक है। फार्मर है, अपने
जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, को फार्मर्स हैं या उनके एल्डर्स हैं, उनसे ही सलाह लेता है। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से भी कभी कभार वो सलाह लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड्स, ट्रैक्टर को रेंट पे हायर करता है। ठीक है, और लेकिन कुछ उसके दोस्त हैं अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग को यूज कर रहे हैं, बुलॉक्स और प्लगिंग मीन्स बैल और ये हल का यूज करते हैं। ठीक है, एक नियर बाई एक ट्यूबवेल है जहाँ से वो इरिगेशन के लिए पानी लेता है। उसका खुद का ट्यूबवेल नहीं है, रेंट पे लेता है वो। ठीक है, और उसके पास में 2 बफेलो हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, वो कोऑपरेटिव स्टोर में बेचता है दूध बेचता है, उससे उसको पैसा मिलता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मेंबर भी है। ठीक है, जो उसको फॉडर्स के बारे में, एनिमल्स के लिए उसके बारे में सलाह देते हैं, और सेफ्टी मेजर्स के लिए भी, जिसके उसके लाइफ स्टॉक्स की हेल्थ के बारे में उसको सलाह देते हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस तरह के कुछ प्रोसेस के बारे में उसको सलाह मिलती रहती है। ठीक है, और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको खेती में हेल्प करते हैं, बाहर से कोई लेबर हायर नहीं करते हैं। ठीक है, और समटाइम्स वो क्रेडिट लेता है, उधार लेता है बैंक से और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के लिए, और पास में स्थित मंडी में वो अपने फसल को बेच देता है, क्योंकि उसके पास में स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी अच्छे से नहीं है, तो इसलिए उसको फसल को तुरंत बेचना पड़ता है, चाहे उसके लिए उसको अच्छा प्राइस मिले या ना मिले। ठीक है, हाल ही में हालांकि अभी गवर्नमेंट कुछ स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर रही है, बट स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं है। ये तो बात हो गई इंडिया के एक नॉर्मल फार्मर की। अब बात करें यूएसए में, तो यूएसए में एक टिपिकली फार्मर है, उसके पास में 250 हेक्टेयर्स लैंड है। ठीक है, उसमें वो कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट ये सब उगाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर किसानों के पास में 250 हेक्टेयर्स या 350 हेक्टेयर्स के आसपास लैंड है। उसके पास में वाटर रिसोर्सेस भी हैं। ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो एडिक्वेट मेजर्स लेता है। टाइम टू टाइम उस अपने जो सॉइल के सैंपल्स को वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेजता है, जिससे कि उसकी न्यूट्रिएंट्स की जांच की जा सके, और उसमें अकॉर्डिंगली वो फर्टिलाइजर्स ऐड कर सके और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का वो यूज करता है। उसके पास में ट्रैक्टर्स है, सीड ड्रिल्स है, लेवलर्स हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर है, थ्रेसर्स है। तो सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो मैकेनाइज्ड है, वहाँ पे लेबर का यूज कम होता है। ठीक है, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। द फार्मर्स इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। उसके पास में स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं, तो उसकी मर्जी के हिसाब से वो अपने प्रोड्यूस को बेचता है, नहीं तो स्टोर कर लेता है। और इंडिया का जो फार्मर है वो एक पीजेंट की तरह काम करता है, और यूएस का फार्मर एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ, हमारे जो इंडिया में जो फार्म होल्डिंग्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है, यूएस में साइज बड़ा है। इंडिया में किसान के पास में अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन हेल्प्स हैं वो भी लिमिटेड है। तीसरा, उसके पास में पैसे की कमी है, फाइनेंस की कमी है, क्रेडिट की कमी है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो हाइब्रिड वैरायटीज के सीड्स यूज नहीं कर पाता है। उसके पास में मशीनरी नहीं है, मशीनरी के लिए पैसा नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है, और इरिगेशन फैसिलिटीज भी लिमिटेड है, और ज़्यादातर हमारे जो किसान हैं इरिगेशन फैसिलिटीज लिमिटेड होने के कारण वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हमारे फार्म्स में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अगर कंपेयर करें यूएस से तो बहुत कम है। हालांकि हमारी लैंड बहुत फर्टाइल है, स्टिल हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग्स को एक जगह करना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की सुविधाएं दी जाए, उनको अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप हों, और हमारे जो स्टोर हाउसेस हैं वो डेवलप किए जाएं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।